नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस सीट क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं 27 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे। और यह सेशंस, आज का जो सेशन है वो तो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इसमें जो क्वेश्चन भी लिए गए हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और 4 स्टार वाले सभी क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सही से उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट किसने शुरू किया है? हाल ही में ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट किसने शुरू किया है? यूएसए ने, रूस ने, इजराइल ने या फिर कनाडा ने? तो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन है इकोनॉमिक आउटकास्ट। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो ऑपरेशन है ये यूएसए के द्वारा शुरू किया गया है और यूएसए के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन किसके खिलाफ शुरू किया गया है? यह जो है ऑपरेशन आउटकास्ट, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ईरान के साथ जो आर्थिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से, ईरान के साथ आर्थिक दबाव को बढ़ाने के सहयोग से इसे शुरू किया गया है यूएसए के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। इसका उद्देश्य, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का उद्देश्य मुख्य रूप से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत ईरान के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ताकि उसके कमाई के मुख्य साधनों को प्रभावित किया जा सके। ईरान और यूएसए के साथ लेन देन करने वाले देशों या ईरान और उसके साथ लेन देन करने वाले देशों या कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना इस ऑपरेशन का इकोनॉमिक आउटकास्ट का हिस्सा है। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर रिकाइव होता है उनको देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? पहली बार स्वर्ण पदक जूडो में जीता है। नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला टीमों का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। इसमें उपविजेता मलेशिया रहा है। हाल ही में वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई में। भारतीय सेना में शामिल दूसरा स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल कौन सा है? तो डाइविंग स्पोर्ट वेसल जो है दूसरा, वो आईएनएस निपुण है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में IWG 2026 वर्क फॉरम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? प्रश्न है कि IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? पुणे, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई? तो एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो इसमें IWG में
जो भारत की तरफ से शामिल हुआ है वो है मुंबई। मुंबई शहर शामिल हुआ है, और यह जो है मुंबई भारत का शहर जो है वो मुंबई इसमें शामिल हुआ है। और इसमें मुंबई का स्कोर कितना है? इसमें मुंबई का स्कोर जो है वो 77 है, 77 है। मुंबई का स्कोर 77 के साथ जो है शामिल हुआ है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। IWG 2026 सूचकांक वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला मुंबई भारत का एकमात्र शहर बन गया है। रैंकिंग मापदंड में क्या है? परिवहन, बेहतर मौसम और फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस जैसी श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन के कारण मुंबई इस इंडेक्स में लंदन से भी आगे है। इससे लंदन से भी आगे है। मुंबई को इस सूचकांक में 77 स्कोर प्राप्त हुआ। कितना? 77 स्कोर प्राप्त हुआ है। मुंबई के सबसे कमजोर पहलुओं में लोगों की खुशी और ब्रॉडबैंड की स्पीड को चिन्हित किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान पर इस सूचकांक में जो है शीर्ष में थाईलैंड का शहर बैंकॉक पहले स्थान पर रहा है। बैंकॉक पहले स्थान पर रहा है। आज के वन लाइनर इंपॉर्टेंट रिकैप क्वेश्चंस में पहला है कि राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 में जिसका अपमान करने पर दंड का प्रावधान किया गया है वह कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो है अगर अपमान किया जाए तो दंड का प्रावधान किया गया है। हाल ही में दानवीर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो दानवीर पहल जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, और समर्थ पोर्टल के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई है। रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने कुल इसमें 39 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड हैं, 47 जो है वो सिल्वर हैं, और 9 जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं। 9 ब्रॉन्ज हैं। और इसमें 39 में इसके लिए पहला पदक किसने जीता था? तो पहला पदक जो है वो झुंझुनू ने जीता था। झंडू नाम है, उन्होंने जीता था। और कौन सा पदक जीता था? वो ब्रॉन्ज पदक जीता था। तो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 25 अगस्त 2026 को यूपीआई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 25 अगस्त 2026 को यूपीआई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं वर्षगांठ, या फिर 9th नंबर की, या फिर 10th नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये आपकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी? 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। किसकी? यूपीआई की। यूपीआई की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, क्योंकि यूपीआई जो आया भारत में तो वो 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई। 2016 में 25 अगस्त 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई के द्वारा 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। व्याख्या देखते हैं। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और इसे लॉन्च कब किया गया था? तो इसे 25 अगस्त 2016 को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था।
मुख्य प्लेटफार्मों में वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले मुख्य प्लेटफॉर्म में भीम, फोनपे, पेटीएम आदि हैं। लेन देन का रिकॉर्ड क्या रहता है? 2025-26 के दौरान कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा शानदार रिकॉर्ड के साथ 24,162 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी 2025-26 में जो यूपीआई के माध्यम से कुल ट्रांजैक्शन हुआ है वो 24,162 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आज के जो है पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपए का जो है बजट जारी किया है। दूसरा, किस राज्य के रथवा आदिवासी कारीगरों की पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के रथवा आदिवासी कारीगरों को की पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो पिथौरा पेंटिंग कहाँ की है? गुजरात की। हाल ही में चर्चा में रही समुद्र मंथन योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो समुद्र मंथन योजना का संबंध जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय से है। इसे इस तरह जोड़कर समझ सकते हैं कि समुद्र मंथन कहाँ हुआ होगा? समुद्र मंथन समुद्र में हुआ और वहाँ से मान कर चलो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक तेलों का निर्यात निकाला जाता है, इसीलिए समुद्र मंथन कहाँ होगा? समुद्र में। चौथा क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो वो है वर्षा अशोक बनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि हाल ही में अग्निवीरों से अर्जुन वाहिनी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में अग्निवीरों से अर्जुन वाहिनी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने की घोषणा किसने की है? उड़ीसा सरकार ने, या फिर पश्चिम बंगाल ने, या फिर असम ने, या फिर आंध्र प्रदेश ने? तो अर्जुन वाहिनी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत जो आपकी है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। और पश्चिम बंगाल में किस तर्ज पर की जाएगी? तो पश्चिम बंगाल में जो है वो एनडीआरएफ की तर्ज पर की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तहत की जाएगी। चलो चलते हैं अपने व्याख्या की तरफ। और आज की व्याख्या है कि अर्जुन वाहिनी यह पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर काम करने वाला एक विशेष आपदा प्रतिक्रिया बल होगा और इसकी घोषणा पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के द्वारा की गई है। भर्ती संरचना क्या होगी इसमें? इसके अंतर्गत कुल 200 अग्निवीर कर्मियों की भर्ती की जाएगी जिन्होंने आपातकालीन आपदा परिस्थितियों से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। और तैनाती का विवरण क्या होगा? इसमें 200 कर्मियों में से 100 कर्मी जो होंगे वो कोलकाता में, 50 कर्मी जो होंगे वो दार्जिलिंग में अपॉइंट होंगे और 50 कर्मी जो हैं उनको दक्षिण में और 24 जो होंगे वो परगना जिलों में तैनात किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेव कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेव 1 अगस्त को मनाया जाता है। ताइपे ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ताइपे ओपन का सबसे कम उम्र में महिला बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? वो है तन्वी शर्मा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स कहाँ शुरू किया है? हाल ही में सिक्योरिटी गार्ड ने अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स कहाँ शुरू किया है? मुंबई में, जोधपुर में, मानेसर में या फिर हैदराबाद में। तो इस कोर्स की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इस कोर्स की शुरुआत जो है वो मानेसर में की गई है। मानेसर में। और आपका जो है ये मानेसर कहाँ पड़ता है? मानेसर आपका हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में इस मानेसर के हरियाणा के मानेसर में इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें जो है 12 हफ्तों तक ट्रेनिंग कराई जाएगी। कितने? 12 हफ्तों तक इसमें ट्रेनिंग चलेगी। आगे चलते हैं और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। आयोजन इसका या ऐतिहासिक पहल महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स मानेसर हरियाणा में स्थित एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है वो आतंकवाद विरोधी और संवेदनशील वीआईपी सुरक्षा अभियानों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है। कोर्स की अवधि व ट्रेनिंग क्या होगी? इसमें कुल 12 हफ्तों तक एक बेहद कड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें आधुनिक हथियार चलाना और सटीक शूटिंग की ट्रेनिंग भी शामिल है। प्रथम बैच इस कोर्स के पहले बैच में राजस्थान महिला पुलिस कांस्टेबलरी और 5वीं बटालियन की 25 महिला कांस्टेबल भाग ले रही हैं। एनएसजी के बारे में देखते हैं कि एनएसजी का गठन जो है 1986 के अधिनियम के तहत किया गया था। और इसकी पृष्ठभूमि वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के आकस्मिक निधन के बाद तैयार की गई थी। आधिकारिक थीम क्या है जो इसकी शुरुआत की जाए? एनएसजी की आधिकारिक थीम है सी हु ड्रेस लीड्स, यानी जो हिम्मत करती है वो नेतृत्व करती है। चलते हैं अगले ललन टॉप की तरफ, यानी जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा मृत अंग दाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तमिलनाडु को। हाल ही में शुरू हुए नशा मुक्त युवा फॉर विकास विकसित भारत संकल्प अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से है? तो ये काशी घोषणा से है। कॉस्ट पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? वो है अन्नपूर्णी बनी है। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? एएन प्रमोद ने संभाला है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आदिवासी भाषाओं
और म्यूजियम और नेशनल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ है? यानी प्रश्न कह रहा कि हाल ही में आदिवासी भाषाओं और म्यूजियम पर नेशनल कन्वेंशन कहाँ आयोजित हुआ है? मैसूर में, कोच्चि में, रांची में या फिर पटना में? तो इसका आयोजन, इस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन जो हुआ है वो कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। कहाँ? मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में इसका आयोजन हुआ है। और इसका आयोजन कब हुआ है? 24 अगस्त से 26 अगस्त तक इसका आयोजन चला है। 24 से 26 अगस्त 2026 तक जो है इसका आयोजन चला है। व्याख्या देखते हैं। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन 24 से 6 अगस्त 24 अगस्त से 26 अगस्त 2026 तक मैसूर कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य जो है आदिवासी समुदायों, विख्यात भाषाविदों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साझा मंच पर लाकर आदिवासी विरासत का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। प्रमुख पहल एवं तकनीकी कौन सी लॉन्च की गई? जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवाणी प्लेटफॉर्म और आधिकारिक एआई चैटबॉट जागो लॉन्च किया गया है। यानी जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है आदिवाणी प्लेटफॉर्म और आधिकारिक एआई चैटबॉट जागो लॉन्च किया गया है। नई भाषाओं को आसानी से जोड़ने के लिए एक विशेष iOS एप्लीकेशन जारी की गई है। इसी अवसर पर जनजाति कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा संस्थान के साथ सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। और अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में कि पहला क्वेश्चन है सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 को भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा मिला। इसका निर्माण किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया है? तो टेक्नी ने इसका जो है वो निर्माण किया है। भारत की 101वीं और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो ग्लो झील को घोषित किया गया है। तीसरा प्रश्न टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिल चालक कौन बनी है? तो हर्षिता जाखड़ बनी है। ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी जो है वो भुवनेश्वर के द्वारा की गई है। भुवनेश्वर उड़ीसा में की गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा की गई है। तमिलनाडु के द्वारा की गई है। व्याख्या देखते हैं। इस योजना की घोषणा तमिलनाडु के टीवीके पार्टी प्रमुख थालापति विजय के द्वारा की गई है। और पात्रता मानदंड क्या इसमें होगा? यह योजना उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। वित्तीय लाभ क्या होगा? लाभार्थियों को प्रति वर्ष
3 घरेलू एलपीजी सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। प्रभावी तिथि क्या होगी? इसकी शुरुआत आगामी त्योहार पोंगल यानी जनवरी 2027 में इस पहल की जो है वो शुरुआत की जाएगी, यानी अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना की शुरुआत की जाएगी जनवरी में। टीबीटी मॉडल क्या है? टीबीटी मॉडल योजना रिइंबर्समेंट पद्धति पर आधारित है, यानी सिलेंडर खरीदने के बाद भुगतान की गई राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में जमा होगी। ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा इसके तहत? इसके अतिरिक्त उज्ज्वला योजना 2016 में तथा जल जीवन मिशन 2019 की प्रमुख योजनाएं भी हैं। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम अनुज्ञान कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अनुज्ञान जो है वो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है? जम्मू कश्मीर की है। प्रख्यात संगीतकार एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका के उच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश के लिए कितने साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की है? 4 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल? तो कितने साल की? 1 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की है, जो कि पहले कितनी होती थी? पहले 3 साल हुआ करती थी और अब 1 साल हो गई है, 3 से 1 साल हो गई है। व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा? अधीनस्थ न्यायालयों में प्रवेश के लिए अनिवार्य वकालत की अवधि को 3 वर्ष से घटाकर अब 1 वर्ष करने का ऐतिहासिक आदेश दिया गया है। पार्टनरशिप, इसमें क्या होगी? इस अनिवार्य 1 वर्ष की प्रैक्टिस अवधि में लॉ इंटर्नशिप की अवधि को भी शामिल माना जाएगा। प्रभावी अवधि क्या होगी? वकीलों के लिए यह नया नियम आगामी 5 वर्षों तक लागू रहेगा। पूर्व में सेफ्टी कमीशन की सिफारिशों के तहत कानूनी प्रैक्टिस की अनिवार्यता की बाध्यता को समाप्त करने पर विचार किया गया था। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा में। अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल की कटाई करने की ऐतिहासिक उपलब्धि किस देश ने हासिल की है? चीन ने। हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता पवन हंस ने किस देश की एनेमी एरोस्पेस के साथ समझौता किया है? नॉर्वे के साथ। स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के परीक्षण से अंतरिक्ष में किस उपग्रह पर एक नया क्रेटर बनाया है? चंद्रमा पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गोरखा मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए है पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी
आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में, या अनुराग जैन की अध्यक्षता में, या फिर हरजीत ग्रवाल की अध्यक्षता में। तो इसकी घोषणा जो है वो पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई है। पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई है। पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। घोषणा, इस उच्च स्तरीय समिति की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है और इसकी अध्यक्षता जो है पंकज कुमार सिंह के द्वारा की गई है, जो पूर्व डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं। गोरखा मुद्दा क्या है? यह समिति गोरखा समुदाय के दीर्घकालिक और स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में एक काम करेगी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अलग गोरखा लैंड राज्य की मांग से जुड़े प्रशासनिक पहलू, गोरखा लोगों की विशिष्ट भाषाई व जातीय पहचान का संरक्षण और सुरक्षा करना, क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी को दूर करना, जैसे चाय के बागान श्रमिकों की मजदूरी में सुधार लाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में वन लाइनर जो रिकॉर्ड होता है, विदेश से 274 भगोड़ों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जा रहा है। कैबिनेट द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए नेशनल यूनिफाइड स्कीम गोवर्धन के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। विशाखापट्टनम ने स्मार्ट शहर परिवहन प्रणालियों के विकास के लिए किस विदेशी शहर के साथ हाथ मिलाया है? तो मॉस्को के साथ हाथ मिलाया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? अनिल मेनन बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में करनाल स्थित ICAR NBAGR ने उमरदा, पेरियार, कोप्पल और महाकौशली नस्लों को रजिस्टर किया है। इन नस्लों का संबंध किस पशु से है? भैंस से है, गाय से, बकरी से या मुर्गी से? तो इसका संबंध किससे है? किस नस्ल से इसका संबंध है? तो इन नस्लों का जो संबंध है वो गाय से है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। करनाल स्थित ICAR NBAGR संस्थान ने हाल ही में भारत के विभिन्न राज्यों से कुल 16 नई देसी नस्ल पशु नस्लों को आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया है। पंजीकृत नस्लों में इसमें गाय की उमरदा, पेरियार, कोप्पल और महाकौशली शामिल हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक पंजीकृत देसी गायों की कुल संख्या 59 हो चुकी है और भैंसों की कुल नस्लें 23 हैं, जैसे मुर्रा। बकरियों की 45 नस्लें हैं और भेड़ों की 50 पंजीकृत नस्लें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो पोनामुथु गोकुलमलाई को प्रदान किया गया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? सूरज ने। हाल ही में 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? जयपुर, राजस्थान में। जयपुर, राजस्थान में। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा क्लास के लिए, कि अगर उनको क्लास पसंद आए तो ज़रूर देखें। और तो हम अब मिलेंगे अगली क्लास में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ और कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।